वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का। ये पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है सेल यानी कि कोशिका। पिछली वीडियो में हम लोग कोशिका का पहला पार्ट, जिसमें कोशिका, उनके प्रकार, कोशिका कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में, केंद्रक के अनुसार कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, इन सब के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे विसरण और परासरण से। इनको भी कल डिस्कस किए हुए थे। देखिए, विसरण जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करता है, ठीक है। और लगभग परासरण भी, ये तो है वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल, ठीक है, मतलब कि लिक्विड पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। देखिए, इन दोनों में खास अंतर यह है कि विसरण जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में संभव होता है, लेकिन परासरण में सिर्फ लिक्विड में संभव होता है, सिर्फ द्रव्य माध्यम में संभव हो पाता है, ठीक है। चलिए, बाह्य परासरण और अंतःपरासरण के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास भी डिस्कस किए हुए थे। बाह्य सरण होता है, बाह्य परासरण की कोशिका के अंदर से विलयन यानी कि पानी, लिक्विड पदार्थ बाहर गमन करना, ये बाह्य परासरण कहलाता है। और अंतःपरासरण कहलाता है कोशिका के बाहर से विलयन यानी कि कोई भी लिक्विड मटेरियल अंदर को गमन करना, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जाना अंतःपरासरण, और अंदर से बाहर की ओर विलयन का आना बाह्य परासरण कहलाता है। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, ठीक है। सांद्रता के अनुसार विलयन कितने प्रकार का होता है? तो ये हो रहा आपका 3 प्रकार। एक है समपरासरी विलयन, दूसरा हो गया अति परासरण दाबी, और अल्प परासरण दाबी विलयन, ठीक है, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक क्या होता है? जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान होता है, ठीक है। जितना मटेरियल कोशिका के अंदर में होता है उतना ही मटेरियल कोशिका के बाहर होता है, और दोनों जो है वो समान दाब से कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली पर बल लगा रहा होता है। क्लियर है? वो हो गया आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि समपरासरी विलयन। अति परासरी विलयन क्या होता है? अति परासरण दाबी, तो ये कोशिका या फिर यदि कोशिका के अंदर का सांद्रता बाहर के सांद्रता से अधिक होता है, अंदर में हाइपर होता है और बाहर में सांद्रता कम होता है, तो वो हो गया अति परासरण। और अल्प परासरण होता है कि बाहर, जब कोशिका के बाहर का विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अंतःपरासरण के कारण कोशिका फूल जाता है या फिर फट जाता है, ठीक है। मतलब कि कोशिका के अंदर सांद्रता कम होता है और बाहर सांद्रता अधिक होता है, और ये इसी कारण क्या होता है कि जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो कोशिका के अंदर जाना स्टार्ट करता है, क्योंकि हमेशा परासरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। देखिए, मान लिया जाए कि ये कोई अंडा वगैरह है, ठीक है ना, और क्या होता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अंडा के अंदर का परासरण मतलब कि प्रेशर कम होता है और बाहर का जो प्रेशर होता है हाई, तो हमेशा परासरण जो होता है वो हाई टू लो में कन्वर्ट होता है। इसीलिए पानी के, ये जो अंडा है, इसके अंदर में वाटर जो है वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण अंडा फूल जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये किनके कारण होता है? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण होता है। चलिए, नीचे जो है पिक्चर के अनुसार बताया जा रहा है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। देखिए, हाइपरटोनिक के कारण क्या होता है कि जो भी सेल्स है वो सिकुड़ जाता है। क्लियर है? और आइसोटोनिक के कारण क्या होता है कि वो उसका बैलेंस बना रहता है, और हाइपोटोनिक के कारण क्या होता है कि ये सेल वगैरह जो भी है वो ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल, और ये कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका। देखिए, एक्चुअल में अगर ये सेल है तो इसको ऊपरी आवरण होता है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और इनके ऊपरी आवरण होता है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल।
और ये सेल वॉल जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, सेल वॉल जंतु कोशिका में एब्सेंट होता है। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि पादप कोशिका की सबसे बाहर झिल्ली है, यह जो है पादप कोशिका का सबसे बाहरी झिल्ली होता है और ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है यानी कि एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो ये सख्त, मजबूत, मोटी, संरग्न अजीवित संरचना होती है यानी कि मृत कोशिका होती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं कोशिका भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्लियर है? यानी कि अगर बहुत सारा कोशिका होगा तो ये कोशिका जो है ना वो एक दूसरे से कोशिका भित्ति के जरिए, ठीक है, ये रहा कोशिका भित्ति और इनके जरिए वो क्या होता है, जुड़े रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा आपका कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और ये रहा जो मेंबर है ये कोशिका भित्ति का है, ठीक है, और ये आपका जो ब्राउन कलर का है वो कोशिका झिल्ली है यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और अंदर का जो मटेरियल्स है ये आपका जीव द्रव यानी कि कोशिका द्रव, और इसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे कि केंद्रक हो गया, आप लोग साथ में बताते चलिए, जैसे कि केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और लवक हो गया, उसके बाद रिक्तिका हो गया। तो ये सब ऑर्गेनेल्स जीव द्रव के अंदर में पाया जाता है। चलिए कोशिका भित्ति का कार्य अगर देखा जाए तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। पहला कार्य है कि कोशिका को संरचना प्रदान करता है, एक शेप देता है, एक साइज देता है, ठीक है। दूसरा है कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट, यह संरग्न होती है, तो इसमें बहुत सारे छिद्र वगैरह होता है जो कि विभिन्न अणुओं को आर पार आने देता है। कोशिका जो भित्ति होता है उसमें बहुत सारे रंध्र होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को कोशिका से बाहर और अच्छे पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देता है। नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें मरम्मत करने का, पुनर्जनन करने की क्षमता होता है। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है और राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, वो प्रोटीन संश्लेषण विधि से प्रोटीन बनाते रहता है। प्रोटीन का काम है सेलों का मरम्मत करना, सेल डिवीजन करवाना। नेक्स्ट देखा जाए केंद्रक। देखिए सेल का सबसे प्रमुख ऑर्गेन जो है वो है केंद्रक, ठीक है, जिनको कहेंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपरी जो मेम्ब्रेन होता है इसको कहेंगे न्यूक्लियो मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन आएगा केंद्रक झिल्ली किनको बोलेंगे, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन किनको बोलेंगे, तो जो न्यूक्लियस के सबसे ऊपरी आवरण जो होता है उसको बोलेंगे न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। देखिए केंद्रक का खोज किन्होंने किया था, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम का वैज्ञानिक जिन्होंने केंद्रक का खोज किया था। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे 3 वैज्ञानिक का नाम। पहला 1665 रॉबर्ट हुक जिन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था कार्क में। दूसरा 1674 एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था शिवालो में, एक्सपेरिमेंट के लिए प्याज की झिल्ली का उपयोग किया था। स्लाइडेन और स्वान नाम का वैज्ञानिक जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था, ठीक है, सेल का जो थ्योरी है वो स्लाइडेन और स्वान नाम का वैज्ञानिक। और ये रहा आपका चौथा वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने 1831 में केंद्रक का खोज किया था। पहला पॉइंट इसका है कि यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार से एक ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से ह्यूमन के अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस एक प्रकार से ब्रेन की तरह कार्य करता है, पूरे सेल के ऑर्गेनेल्स को नियंत्रित करता है, उनके कार्यों को देखता है। यह कोशिका का केंद्र यानी कि हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। देखिए केंद्रक को हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है, कोशिका का केंद्र भी कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन, और कब किया था 31 में, ठीक है।
इसको याद कर लीजिएगा। 1831 यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है। इस चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि यूकेरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है और न्यूक्लियस ढंग से बना नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक उसका सही तरीका से नहीं बना होता है, इसीलिए उसमें प्राथमिक केंद्रक होता है। और प्राथमिक केंद्रक होने के कारण ही प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर जितने भी जीन होता है, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब पूरे के पूरे बॉडी में यानी सेल बॉडी में फैला हुआ रहता है, साइटोप्लाज्म में पूरा फैला हुआ रहता है। क्लियर है। इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी जस्ट बोले केंद्रक झिल्ली कहेंगे केंद्रक के ऊपरी आवरण को। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव में केंद्रक काय, जिस प्रकार से कोशिका के अंदर में कोशिका द्रव पाया जाता है, उसी प्रकार से केंद्रक के अंदर में केंद्रक द्रव पाया जाता है। ठीक है ना। और उसमें धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जिनको बोलेंगे क्रोमेटिन। क्लियर है। क्रोमेटिन के अंदर में पाया जाता है क्रोमोसोम, जो कि डीएनए आरएनए वगैरह का बना होता है, उन्हीं को कहेंगे ना जीन, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर है कि क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजा जाता है। तो इस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि डीएनए और आरएनए ये पूर्णतः मिल करके जीन का निर्माण करता है। और इन लोग का काम है, डीएनए और आरएनए का काम क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ट्रांसमिट करवाना, पेरेंट बॉडी से डॉटर बॉडी में गुणों को ट्रांसफर करवाने का काम होता है जीन। जैसे कि पिता है और उनका बेटा, तो पिता का मैक्सिमम कैरेक्टर बेटा में जो ट्रांसमिट होता है, जैसे कि आइस कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर होता है, ये सब डीएनए आरएनए के जरिए ही ट्रांसमिट होता है और इन्हीं को कहेंगे जीन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं केंद्रक के कार्य। केंद्रक का क्या कार्य होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जितने भी क्रिया होता है, चाहे वो राइबोसोम का हो, चाहे वो लाइसोसोम का हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो, इन सब को नियंत्रित करने का काम केंद्रक को होता है। नेक्स्ट कि यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि केंद्रक में ही आरएनए डीएनए पाया जाता है। आरएनए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अब हम लोग बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। देखिए, कोशिका के अंदर में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बाद बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इन सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। इन्हीं जेली लाइक स्ट्रक्चर को ही कहेंगे कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। इन्हीं साइटोप्लाज्म में बाद बाकी जितनी भी ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो तैरते रहते हैं। कोशिका वह का द्रव, जिसमें कोशिका वह है जिसमें द्रव के सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोशिका द्रव यहाँ होना चाहिए। कोशिका द्रव जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जिसको कहेंगे कोशिका द्रव। ठीक है ना। कोशिका के अंदर जो द्रव पदार्थ होता है जिसमें बाद बाकी अंगक पाए जाते हैं, कोशिका के अंगक, इनको कोशिका द्रव कहते हैं। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड मटेरियल को, द्रव्य पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं, इसको लिखना है। ठीक है, यहाँ जैविक व कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसके दो भाग होता है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है सेल ऑर्गेनेल्स। तो सिस्टोल जो होता है जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होता है, तो जो जलीय द्रव होता है इनको सिस्टोल कहेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है सिस्टोल किसे कहते हैं? तो कोशिका के अंदर जो जलीय द्रव पाया जाता है जिसमें विभिन्न प्रोटीन होता है, इनको कहेंगे सिस्टोल। और सेल ऑर्गेनेल्स
तो कोशिका का जो अंगक होता है ना वही तो है सेल ऑर्गेनेल्स। तो विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं इसको कहेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। तो अब हम लोग एक एक करके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला है आपका गोल्जी उपकरण। बहुत ही ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है गोल्जी उपकरण के बारे में। देखिए गोल्जी उपकरण जो है ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह होता है। ऐसा लगता है जैसे कि एक के ऊपर एक चपटी जो है ना पुटिका रखा हुआ कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती है। इसका आविष्कार कैमिलो गोल्गी ने किया था। तो यहाँ पर आया आपका पांचवा वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी एपरेटस गोल्जी बॉडी का निर्माण किया था, आविष्कार किया था। क्लियर है? कैमिलो गोल्जी, और इन्हीं के नाम से इनको गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी यानी कि रेप्टाइल्स स्तनधारी बोला जाता है, जो अपने बेबी को दूध पिलाता है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, चमगादड़ हो गया, जितने भी पशु है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और फिर साइव सेल्स में अनुपस्थित होता है। तो देखिए ये जो होता है आपका एक्चुअल में गोल्जी अपरेटस जो होता है ना वो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। स्तनधारी वगैरह में एब्सेंट प्रेजेंट रहता है। देखिए किसमें एब्सेंट होता है वो क्लियरली बताते हैं इसमें। एक तो गोल्जी ऑपरेटस जो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, सेल में नहीं पाया जाता है और फिर साइप सेल में नहीं पाया जाता है। बट कुछ कुछ ऐसे स्तनधारी होता है जिसमें गोल्जी ऑपरेटस रहता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लियर कर लेते हैं। बट प्रोकैरियोटिक हो गया, आरबीसी हो गया, आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। और ये साइप सेल इसमें भी अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब है कि गोल्जी ऑपरेटस इसमें नहीं पाया जाता है। देखिए गोल्जी ऑपरेटस का वर्क क्या होता है, तो यह लिपिड बनाने में सहायता करता है। क्लियर है? लिपिड बनाने में यानी फैट बनाने में गोल्जी ऑपरेटस का गोल्जी काय का मददगार होता है। क्लियर है? यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है। यह स्वभाव में स्रावी होता है यानी कि स्रावन होता है इसमें लिपिड का यानी कि फैट का, और मेलानिन संश्लेषण में सहायता करता है। देखिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट जो कि शरीर का जो त्वचा का वर्णक प्रदान करता है, गोरा काला जो शरीर का जो त्वचा का जो कलर होता है, ये सब मेलानिन नाम का पिगमेंट के कारण होता है, जो कि गोल्जी ऑपरेटस में संश्लेषण होता है। अंतःद्रव्य जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रह गोल्जी काय में किया जाता है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, ठीक है। जस्ट न्यूक्लियस के ऊपर में एक आवरण पाया जाता है जिनको कहेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रहा न्यूक्लियस, इसके ऊपर में इस प्रकार से आवरण पाया जाता है जिसको बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ भाग, एक होता है स्मूथ भाग, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। रफ भाग में बिंदु लाइक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है जिसको राइबोसोम कहा जाता है, ठीक है, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। वहीं पर स्मूथ भाग जो होता है ना वो फैट का संश्लेषण करता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन और फैट दोनों बनाता है, और ये इसका स्टोर कहां पर किया जाता है, तो गोल्जी ऑपरेटस में फैट और प्रोटीन का स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट देखा जाए तो कुछ पुटिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसा पुटिका होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स को स्टोर किया जाता है। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि गोल्जी ऑपरेटस लिपिड बनाने में भी सहायता प्रदान करता है और प्रोटीन और लिपिड को संग्रह करने में मदद करता है। इनका तीसरा वर्क अगर देखा जाए तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर में, उस वेस्ट मटेरियल को पैक करके और सेल से बाहर करने का काम भी गोल्जी ऑपरेटस का होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है ना, मस्ट इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनेल्स जो कि
दोहरी लेयर का बना होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। ये पहला झिल्ली, ये दूसरा झिल्ली, ठीक है ना, दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो सेलों के अंदर में सेल अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेस्पिरेशन हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में किस में रेस्पिरेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो ब्लू लाइक स्ट्रक्चर या फिर जहाँ पे जो व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है और इनको कहेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर है? इसके अंदर में भी आरएनए, डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ऑर्गेनेल्स के अंदर में भी ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, ठीक है। वो कौन सा ऑर्गेनेल है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए और भी देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुपस्थित होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एक मेन डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये है यूकैरियोटिक, ठीक है। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। यह एक दोहरी झिल्ली वाला होता है, इसको भी डिस्कस किए थे। बाहरी परत चिकनी व छिद्रित होती है, इसको ध्यान रखना है, और आंतरिक परत वलित होती है, ठीक है ना। और क्रिस्टी, क्रिस्टी का निर्माण करता है। ये क्रिस्टी जो हो गया ना, क्रिस्टी का मतलब होता है खंड, ठीक है। बहुत सारे खंड इसमें देखने को मिलेगा, वो है आपका क्रिस्टी। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। तो पहला अगर देखा जाए तो इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना, और नेक्स्ट कार्य है यह क्रेब चक्र का मुख्य स्थान है। तो क्वेश्चन आएगा क्रेब साइकिल कहाँ होता है, तो क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब साइकिल क्या होता है, नॉर्मल भाषा में अगर देखा जाए तो एटीपी का एडीपी में चेंज होना और एडीपी का अगेन एटीपी में चेंज होना ही क्रेब साइकिल का मुख्य भूमिका है, ठीक है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब हम लोग को समझना पड़ेगा एटीपी होता क्या चीज है, कैसे बनता है एटीपी, और वो एडीपी में चेंज कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना का पाचन होता है हमारे माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लास्ट प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के जरिए हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है। विलाई का मतलब होता है दीर्घ रोम। तो ब्लड वेसल्स में क्या गया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसके बाद जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से फिर एल्वोलाई के जरिए ब्लड वेसल्स में जाता है। अब ब्लड वेसल्स में जब ये दोनों आपस में मिलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो रिएक्शन करके एटीपी का निर्माण करता है, और यही एटीपी ब्लड वेसल्स के जरिए सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के स्टोर होता है। जब क्रेब साइकिल होता है तो ये एटीपी बर्न होता है और एटीपी एडीपी में चेंज होता है, 38 यूनिट एनर्जी का निर्माण करता है, जिसमें से 2 यूनिट एनर्जी क्रेब साइकिल को चलाने में खर्च होता है, बाद बाकी हमें मिलता है 36 यूनिट एनर्जी। यानी कि एक एटीपी से 36 यूनिट एनर्जी का निर्माण होता है। ये है क्लियरली क्रेब साइकिल, और किस प्रकार से एटीपी का निर्माण हुआ, एटीपी कैसे बनता है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करें। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, हम लोग पार्ट 3 में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चंस को जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन सबको डिस्कस करने वाले हैं।
क्लियर है? तो आप लोग का क्वेश्चन ऑफ द डे रहा कि दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका और हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका। क्लियर है? इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।